हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के इतिहास में भूमंडलीकृत विश्व के बनने के अंतर्गत 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 ईस्वी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914 के मध्य की परिस्थितियाँ पूरे विश्व में कैसी थी, इसमें बहुत दिलचस्प बात है कि 1914 ही क्यों लिया गया है। क्योंकि 1914 के बाद प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए 1815 से 1914 के बीच भूमंडलीकरण का अध्ययन किया जाएगा। इसमें अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रवाहों की पहचान की है। यानी भूमंडलीकरण में 3 प्रकार के प्रवाह देखने के लिए मिले। पहला, वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, मुख्य रूप से गेहूं और कपड़े। वस्तुओं का प्रवाह यानी वस्तुओं का व्यापार हो। दूसरी चीज, रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवाह यानी मजदूरों का प्रवाह। मजदूर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का प्रवाह हुआ, आना जाना शुरू हुआ। जिससे क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन हुआ। लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। तीसरे नंबर पर पूंजी का प्रवाह। पहले वस्तुओं का प्रवाह, वस्तुओं के माध्यम से व्यापार हुआ। दूसरे नंबर पे मजदूरों का प्रवाह, लोगों का प्रवाह। तीसरे नंबर पर पूंजी का प्रवाह। यह तीनों भूमंडलीकरण के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए। लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। एक देश के लोग दूसरे देश से जुड़ गए। इन तीनों ने अहम भूमिका निभाई। आइए अगली टॉपिक, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। जब ये चीजें हुई, जब इन तीनों चीजों का प्रवाह हुआ, तो विश्व अर्थव्यवस्था उभर करके सामने आई। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। फलस्वरूप भोजन की मांग में वृद्धि होगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पहली आवश्यकता भोजन होगी और उसकी मांग बढ़ने लगी। जिससे पैदावार तो अभी बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि उत्पाद महंगे हो गए। यानी खाद्यान्न जो वो महंगे हो गए। अब क्या हुआ? बड़े भूस्वामियों, जो जमींदार टाइप के लोग थे, उनके दबाव में सरकार आकर के कार्न लॉ, एक कानून है कृषि से संबंधित, कार्न लॉ बना करके मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मक्का जब दूसरे देश से आता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी लोग के दबाव में सरकार ने कार्न लॉ निरस्त कर दिया। जब खाद्यान्न के दाम और बढ़ने लगे तो कानून को सरकार निरस्त कर दी कि इससे भुखमरी पैदा हो रही है, इससे लोग परेशान हैं, तो कार्न लॉ समाप्त कर दिया। जब कार्न लॉ समाप्त कर दिया तो विदेशी खाद्यान्न इंग्लैंड में पहुंच गए, जिससे खाद्यान्न की कीमतें क्या हो गई? गिरने लगी। खाद्यान्न में बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थ आयात होने लगे, जिससे विदेशों से बहुत कम पैसे में, बहुत कम कीमत पे खाद्यान्न आयात होने लगा, यानी इंग्लैंड को आने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम था। जो अमेरिका से खाद्यान्न आते थे, जो अन्य क्षेत्रों से आते थे,
इंग्लैंड में, उनके दाम जो थे, उनके मूल्य जो थे, जो इंग्लैंड में पैदा होने वाले अनाज थे उनसे कम थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो इंग्लैंड के किसान थे उनकी हालत बिगड़ने लगी, उनके खाद्यान्न को कोई पूछता ही नहीं था। इसलिए इंग्लैंड के बहुत बड़े भाग पर, बहुत बड़े भूभाग पर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। जब उनके खाद्यान्न कोई पूछे ही नहीं रहे, कोई पूछे ही नहीं रहा है, और जो विदेशों से आयातित खाद्यान्न है उसकी कीमतें कम होती थी, जाहिर सी बात है कि उसी को लोग खरीदेंगे। इसलिए ब्रिटेन के किसान जो थे वो खेती करना बंद कर दिए, बहुत ज़्यादा संख्या में। गांव से किसान या तो शहरों में या तो दूसरे देशों में जाने लगे। अब क्या, किसान अपनी आजीविका के लिए खेती बंद कर दिए, इसलिए किसान अपनी आजीविका के लिए एक गांव से शहर को जाने लगे या एक गांव से दूसरे शहर को जाने लगे, यानी गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति काफी तेज रही, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई, इससे लोगों की जरूरतें बढ़ी। अब क्या हुआ, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से फैली इंग्लैंड में, जिससे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उनके पास पैसा हो गया, आवश्यकताएं बढ़ने लगी। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए जमीन को साफ करके खेती की जाने लगी। अब देखिए, चूंकि ब्रिटेन में खेती की तरफ कम ध्यान दिया जाने लगा, उद्योगों की तरफ वहाँ के लोग आकृष्ट हुए, दूसरे देशों में जाने लगे, शहरों में जाने लगे और उद्योगों में काम करने लगे। इसलिए जो विश्व के अन्य देश थे, जैसे यूरोप के अन्य हिस्से जो हैं, रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अब इन्होंने अपने जंगलों को साफ करने लगा, जुताई हेतु भूमि को बढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में अनाज की मांग बढ़ने लगी, तो उसकी पूर्ति के लिए व्यापक पैमाने पर इन देशों में क्या होने लगा, कृषि होने लगी। इन कामों के लिए पूंजी और श्रम की जरूरत थी, इसके लिए लंदन से पूंजी आने लगी। अब उन देशों में जमीन तो थी, लोग भी थे, लेकिन पूंजी नहीं थी। तो पूंजी कहाँ से जाती थी? पूंजी इंग्लैंड से जाती थी, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से हो रही है, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, लोग किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। किसान भी औद्योगिक क्षेत्रों में चले गए, दूसरे देशों में चले गए, इसलिए यहाँ के जो पूंजीपति हैं अन्य देशों में अपनी पूंजी को लगाने लगे, खाद्यान्न के उत्पादन में या अन्य क्षेत्रों में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहाँ लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, अर्थात श्रम का प्रवाह होने लगा। एक तरफ ऊपर देखिए, ऊपर पूंजी का प्रवाह हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ? श्रम का प्रवाह हुआ। खेती करने के लिए लोग चाहिए, तो विश्व के अन्य हिस्सों से मजदूरों को वहाँ ले जाकर के किसी कार्य में लगा दिया गया, यानी श्रम का प्रवाह हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। यूरोप के 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बस गए, यानी यहाँ के मजदूर जाकर वहाँ पे काम करने लगे, यहाँ के लोग जाकर के वहाँ पर काम करने लगे। खेतों पर काम करने वाले किसान नहीं थे, अब यह काम औद्योगिक मजदूर करने लगे थे। मतलब वहाँ के लोकल किसान नहीं थे, खेती पर काम कर रहे थे, वो प्लाट बड़े बड़े उद्योगपतियों का था, जिस पर औद्योगिक मजदूर, यानी जैसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, उसी तरह से
जो ये मजदूर अन्य देशों से गए थे वहाँ पर अपना 8 घंटे 10 घंटे काम करते थे, उनको वेतन मिलता था। यानी इसीलिए इनको औद्योगिक मजदूर कहा गया, क्योंकि एक उद्योग के रूप में कार्य करते थे। उनकी टाइम फिक्स थी, इतने समय तक काम करना है, इतना आपको वेतन मिलता है। जैसे किसान क्या करता है, किसान की कोई टाइमिंग नहीं, किसान 24 घंटा काम कर सकता है। ज़रूरत पड़ेगी तो बारिश में भी काम करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो रात को भी काम करेगा। यानी किसान कभी भी काम कर सकता है अपने खेत में। लेकिन औद्योगिक मजदूर, उनकी फिक्स टाइमिंग है, उनका फिक्स वेतन है, उतने वेतन पे उनको काम करना है। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी पड़ती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। अब देखिए भारत में भी इंग्लैंड ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। ब्रिटिश सरकार ने जो राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर नहर निकाल दिया। पंजाब का जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे जब पानी होगी तो कृषि ऑटोमेटिक होने लगेगी, ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये पंजाब में गेहूं ज़्यादा होता है, गेहूं और कपास की खेती की जा सके। खेती के लिए पानी की आवश्यकता होगी, इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, नहरों का जाल बिछा दिया। पंजाब के अन्य स्थानों में से लोगों को लाकर बसाया जाने लगा। पंजाब में अन्य स्थानों से यानी भारत के अन्य हिस्सों से लाकर पंजाब में बसाया जाने लगा। क्यों? कृषि करने के लिए। कृषि करने के लिए लोगों को ला करके बसाया जाने लगा। उनकी बस्तियों को, जो बाहर से आकर के लोग बसते थे, उनको केनाल कॉलोनी कहा जाता था, नहर बस्ती कहा जाता था। यानी जो बाहरी लोग आकर के पंजाब में बस गए खेती करने के लिए, उनको केनाल कॉलोनी, जहाँ पर वो बसे उसको केनाल कॉलोनी कहा जाने लगा। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। देखिए 1815 से 1914 हम पढ़ रहे हैं, तो 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना वृद्धि हो गई? 25 से 40 गुना वृद्धि हो गई, अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। इतना पैदावार होने लगी, इतना व्यापार बढ़ गया वस्तुओं का। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। इसमें से जो व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ा, उनमें मुख्य रूप से 60% हिस्सा जो है प्राथमिक उत्पाद जैसे गेहूं और कपास, और खनिज में ले लीजिए तो कोयले का था। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू।